हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी आईएएस 2017 एग्जाम और विभिन्न स्टेट लेवल के पीएससी और पीसीएस एग्जाम्स के लिए ये हमारी एडिटोरियल्स और करंट अफेयर्स की ऑथेंटिक सीरीज है, जिसमें आज हम इस वीडियो में जो एडिटोरियल पेज का जो आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू का, उसका हेडिंग है ऑल एट द साउथ चाइना सी। इस आर्टिकल के लेखक हैं श्री जयंत प्रसाद। उन्होंने इसमें एक डिस्प्यूट डिस्कस किया है साउथ चाइना सी का। ये है स्कारबोरो शॉल डिस्प्यूट। आपको ये याद रखना जरूरी है कि जो आपका साउथ चाइना सी है, उसका एक व्यापक डिस्प्यूट है, यानी कि उस डिस्प्यूट के कई एंगल्स हैं, कई कारणों से कई देशों के बीच में वो डिस्प्यूट है। 6 देशों के नाम आते हैं उसमें जिनके बीच में वो डिस्प्यूट है। सो अब ये है कि जो साउथ चाइना सी का व्यापक डिस्प्यूट है वो तो आमतौर पर 6 देशों के बीच में है, लेकिन जिस डिस्प्यूट के ऊपर हमारा ये आर्टिकल फोकस्ड है वो है स्कारबोरो शॉल डिस्प्यूट। और ये केवल फिलीपींस और चीन के बीच में है, केवल 2 देशों के बीच में है, ये 6 देशों के बीच में नहीं है, पहली बात। तो अब ये स्कारबोरो शॉल जो है ये कहाँ पे स्थित है और इसका क्या, इस हमारे आर्टिकल का जो द हिंदू में 1 अगस्त 2016 का आर्टिकल है, इसका कुछ बैकग्राउंड है। और इसको हमने एक दूसरी वीडियो जो इससे पिछली वीडियो है हमारी, उसमें हमने इसका पूरा बैकग्राउंड भी डिस्कस किया है। स्कारबोरो शॉल का ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस और स्ट्रेटेजिकल लोकेशन क्या है और रिलेटेड फैक्ट्स हमने पूरी अच्छी तरीके से स्कारबोरो शॉल के डिस्प्यूट के सभी एंगल्स को हमने पिछली वीडियो में, इसकी बैकग्राउंड वीडियो में डिस्कस किया है। अभी हम ये जो आर्टिकल है द हिंदू का, इसको गो थ्रू होंगे और उसके बाद वोकैबुलरी के एस्पेक्ट से जो टिपिकल वर्ड्स हैं उनको हम उनके मीनिंग जानेंगे और साथ के साथ इसको हिंदी में डिस्कस करते हुए चलेंगे ताकि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हम लोगों की बन सके। So let us go through this video. China seized the US hand ubiquitous in the July 12 award by the Permanent Court of Arbitration on the Scarborough Shoal dispute in the South China Sea, first in instigating the litigation by the Philippines, then in fanning the flames of discontent among the countries of the Association of Southeast Asian Nations, that is ASEAN, and finally in securing its one-sided outcome. इस सेंटेंस का अर्थ ये हुआ कि चाइना जो है वो प्रत्येक स्थान पर हर एक बात में अमेरिका को दोषी ठहराने के लिए उद्यत रहता है, अमेरिका को दोषी ठहराने का प्रयास करता है, अमेरिका का छुपा हुआ हाथ देखता है हर एक घटना के पीछे। सो इस प्रकार से जो जुलाई 12 जुलाई 2016 को जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन अर्थात स्थायी मध्यस्थता न्यायाधिकरण द हेग में नीदरलैंड में जो स्थित है, उसका जो 12 जुलाई को फैसला आया है स्कारबोरो शॉल डिस्प्यूट के ऊपर, उसमें भी चीन ने यही दावा किया है कि इसके पीछे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उसके मित्र देशों की शय है, उनका हाथ है। और क्योंकि इसमें चीन ने 2 चीजों पर विचार किया है, फर्स्ट इन इंस्टिगेटिंग द लिटिगेशन बाय द फिलीपींस, तो चीन ने यह दावा किया कि फिलीपींस ने 2012-13 में जो उसके खिलाफ यानी कि चीन के खिलाफ जो एक मुकदमा दर्ज कराया था अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय द हेग में, उसके पीछे अमेरिका का हाथ था, अमेरिका की शय थी फिलीपींस को। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि आसियान देशों में, आसियान के जो 10 देश हैं उनमें से लगभग 8 देशों ने चीन का खुलकर विरोध किया है, जिसकी अपेक्षा चीन नहीं कर रहा था। चीन सोच रहा था कि आसियान के देश, क्योंकि आसियान के 10 देशों में से 6 उसके पड़ोसी देश हैं, इसलिए उसको ऐसा लगता था कि आसियान के जो सदस्य देश हैं वो काफी मात्रा में उसका खुला विरोध नहीं करेंगे। लेकिन चीन का खुला विरोध 8 देशों ने, आसियान के सदस्य देशों में से 8 आसियान देशों ने
चीन का खुला विरोध किया है और ये कहा है कि चीन को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय द हेग के फैसले को मान्यता दे करके उसको लागू करना चाहिए। चाइनीज एक्सपर्ट जो है वो फर्दर आरोप लगा रहे हैं। चाइनीज एक्सपर्ट्स फर्दर एलीज दैट द 5-member ट्राइब्यूनल वाज टेंटेड selected by the president of the court Shunji Yanai, allegedly a right-wing pro-Shinzo Abe and anti-Chinese national of Japan। उन्होंने चाइना के जो विद्वान हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण का ट्राइब्यूनल था उसमें 5 मेंबर जो थे वो सभी दागी थे। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो उस ट्राइब्यूनल के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय के ट्राइब्यूनल के जो अध्यक्ष हैं वो एक जापानी नागरिक हैं जिनका नाम है शुंजी यनाई। और वे शुंजी यनाई जो है न्यायाधीश महोदय वो शिंजो आबे से काफी प्रभावित हैं और एक चीन के खिलाफ मानसिकता रखने वाले जापानी नागरिक हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि उन्होंने या अर्थात शुंजी यनाई न्यायाधीश महोदय ने जितने 5 सदस्य नियुक्त किए थे अपने ट्राइब्यूनल में वो भी सभी टेंटेड हैं, तो दागी चरित्र वाले लोग हैं। इस प्रकार की बात चाइना ने कही है। इसके अलावा अगला जो सेंटेंस है कहता है चाइनाज रेस्पॉन्सेस टू द रूलिंग माइट बी द प्रीकर्सर टू ए न्यू एडिशन ऑफ ए कोल्ड वार। और जिस प्रकार से चीन ने अपनी असहमति अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय के फैसले के खिलाफ जताई है उससे ये अंदेशा है कि शीत युद्ध का एक नया संस्करण जो है वो चालू हो सकता है। इस लाइन का मतलब हुआ द चाइनाज रिस्पॉन्स टू द रूलिंग माइट बी द प्रीकर्सर टू अ न्यू एडिशन ऑफ ए कोल्ड वार। सो इसका मतलब है कि जो चीन का विरोध दर्ज कराने का तरीका है वह जो है एक अग्रगामी हो सकता है एक नए प्रकार के शीत युद्ध के शुरू होने के लिए अग्रगामी सिद्ध हो सकता है। ठीक है, तो अब ये जो पूरा पैराग्राफ है, पहला पैराग्राफ मेरा कंप्लीट हो गया है इस द हिंदू के आर्टिकल का। इसमें जो वर्ड्स आए हैं, पहला वर्ड आया है यूबिक्वस। यूबिक्वस का मतलब होता है सर्वव्यापक अर्थात प्रत्येक स्थान पर। दूसरा है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन माने मध्यस्थता। तो जब हम कहते हैं कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन माने कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण। ठीक है, अच्छा आगे लीजिए आप इंस्टिगेटिंग। इंस्टिगेटिंग का अर्थ होता है भड़काना। टू इंस्टिगेट दैट इज भड़काना। ठीक है, अच्छा आगे लीजिए फैनिंग। फैनिंग द फ्लेम्स ऑफ डिसकंटेंट। ये पूरा फ्रेज आप ले लीजिए, फैनिंग द फ्लेम्स ऑफ डिसकंटेंट यानी कि असहमति के स्वरों को हवा देना। असहमति के स्वरों को हवा देना। अगला आप लीजिए इसके अंदर जो है अगला आप लीजिए वर्ड इसके अंदर तो आउटकम। आउटकम का मतलब होता है यदि आप किसी सिस्टम में कोई इनपुट देते हैं और जो आउटपुट आता है यानी कि रिजल्ट। ठीक है, आउटकम का मतलब है रिजल्ट, उसका परिणाम। ठीक है, आउटकम। इसके अलावा अगला आप वर्ड लीजिए टेंटेड। टेंटेड माने दागी। ठीक है, और इसके बाद जो लास्ट वर्ड में इसमें से आइडेंटिफाई करता हूं वो ये है प्रीकर्सर। प्रीकर्सर माने कि अग्रगामी। ठीक है, अग्रगामी वो चीज होती है जो किसी घटना का कारण बन जाए समय आने पर। ठीक है, सो अच्छा अगला पैराग्राफ लीजिए। इसमें द कोर्ट ruled that China's claim over the waters enclosed by the 9-dash line had no legal basis under the United Nations Convention on the Law of the Sea UNCLOS UNCLOS। ठीक है, that China had no claim to historic rights to resources there and that it had aggravated the dispute by building an artificial island on Mischief Reef besides violating the Philippines sovereign rights within its exclusive economic zone including its fisheries and petroleum exploration। सो कोर्ट ने ये व्यवस्था दी है, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने ये व्यवस्था दी है कि चीन का जो दावा है 9-dash लाइन से लगे हुए 9-dash लाइन से निकटवर्ती समुद्रों पर
वो दावा किसी भी प्रकार से कानूनी आधार रखने वाला नहीं है। और यूनाइटेड नेशंस का जो कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशंस का जो ये संधि है, सामुद्रिक कानूनों को लेकर एक अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन है यूनाइटेड नेशंस की, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं यूएन क्लॉज, ठीक है। उसके अंतर्गत चाइना का कोई क्लेम नहीं बनता ऐतिहासिक आधारों पर भी, क्योंकि चीन जो है ऐतिहासिक आधारों का तर्क देकर वहां पर जो रिसोर्सेस है, वहां के संसाधनों पर अपना अधिकार जता रहा था। और इसके अलावा उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने यह कहा है कि चीन जो है स्पार्टले द्वीप पर स्थित, स्पार्टले द्वीप का नाम आपने सुना होगा, स्पार्टले द्वीप और पार्सल द्वीप, ये दो मुख्य द्वीप हैं जिनके कारण साउथ चाइना सी का जो व्यापक विवाद है वो समय समय पर जो है उग्र होता रहता है। और छह देश हैं, छह पड़ोसी देश हैं लगते हुए साउथ चाइना सी के साथ, तो वो सभी छह साउथ चाइना सी के पड़ोसी देश जो हैं वो दो द्वीपों के कारण सब एक दूसरे से उलझे हुए हैं। वो दो द्वीपों के नाम है स्पार्टले द्वीप और पार्सल द्वीप, ठीक है। तो उन्होंने, न्यायाधिकरण ने ये कहा है, ये दोष मंडा है चीन के ऊपर कि चीन ने स्पार्टले द्वीप पर स्थित मिस्चीफ नाम की कोरल रीफ के सहारे सहारे आर्टिफिशियल अर्थात कृत्रिम द्वीपों का निर्माण करके न सिर्फ फिलीपींस के जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ पर जो संप्रभु अधिकार बनते हैं, ना सिर्फ उन संप्रभु अधिकारों का हनन किया है, और इसके अलावा फिलीपींस के जो वहां पर अधिकार बनते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत, जो सभी देशों को अधिकार होते हैं, वो होते हैं मछली पकड़ने का और पेट्रोलियम पदार्थों को उत्खनन करने का, बाहर निकालने का। सो उन्होंने कहा है कि न सिर्फ फिलीपींस के संप्रभु अधिकारों का चीन ने उल्लंघन किया है, और साथ ही साथ फिलीपींस को वहां से न तो मछली पकड़ने दी है और ना ही पेट्रोलियम का उत्खनन करने दिया है। सो ये जो चीन ने जो ये गतिविधि की है स्पार्टले द्वीप पर स्थित मिस्चीफ नाम की कोरल रीफ के सहारे सहारे कृत्रिम द्वीप बनाने की, इस ऐसे कार्यों से चीन ने इस मुद्दे को और ज्यादा भड़काया ही है। इस मुद्दे को चीन ने अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेकर के सुलझाने का प्रयास बिल्कुल नहीं किया है, और ये सब बातें कोर्ट ने कही हैं, जैसा कि द हिंदू का आर्टिकल कह रहा है। और एंटाइटलमेंट टू आयरलैंड्स एंड द EEZ, द कोर्ट फर्दर हेल्ड, मस्ट बी बेस्ड ऑन नेचुरल कंडीशंस and not at a result of artificial augmentation by building and reclaiming land। तो जो चीन की गतिविधियां हैं उनको इस अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने नाम दिया है आर्टिफिशियल ऑगमेंटेशन, यानी कि कृत्रिम बढ़ोतरी, ठीक है, कृत्रिम बढ़ोतरी बाय बिल्डिंग एंड रिक्लेमिंग लैंड, यानी कि नई भूमि का निर्माण कृत्रिम रूप से करके कृत्रिम बढ़ोतरी ऑगमेंटेशन करने की जो गतिविधि है उसके आधार पर किसी भी देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का दावा जो है वो सिद्ध नहीं होता। अर्थात चीन यदि कृत्रिम भूमि निर्माण करके, कृत्रिम रूप से द्वीपों का निर्माण करके और किसी भूमि का पुनर्दावा करना चाहता है तो वो दावा उसका असत्य है। इस प्रकार की बात जो है वो माननीय न्यायाधिकरण ने इसमें कही है। एंटाइटलमेंट टू आयरलैंड्स एंड द EEZ मस्ट बी बेस्ड, और यदि कोई एंटाइटलमेंट बनता है, यदि कोई अधिकार बनता है किसी द्वीप पर या फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से संबंधित समुद्री क्षेत्र पर, तो वो केवल प्राकृतिक रूप से बने हुए संरचनाओं, प्राकृतिक द्वीपों के आधार पर ही बन सकता है, ठीक है। वो अधिकार केवल प्राकृतिक द्वीपों के आधार पर ही सिद्ध करके पाया जा सकता है। The ruling has comprehensively rejected China's territorial and sovereignty claims in the disputed area, is dismissive of China's activity in turning reefs
rocks and low tide elevations into artificial islands replete with military structures such as airstrips and fortification in waters and belong to fortification in waters that belong to Philippines and called attention to China's actions have as having resulted in irreparable harm to the marine environment there. इसके अलावा इस व्यवस्था में जो कि माननीय न्यायाधिकरण ने दी है उसमें कहा गया है द रूलिंग हैज कॉम्प्रिहेंसिवली रिजेक्टेड, पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया है चीन के क्षेत्रीय संप्रभुता के दावों को इस डिस्प्यूटेड एरिया के अंदर, यानी कि इस झगड़े के स्थान में चीन का कोई क्षेत्रीय संप्रभुता का दावा नहीं बनता है, ऐसा न्यायाधिकरण ने कहा है। और चीन की गतिविधियां हैं, चीन की गतिविधियों को गिनाया है न्यायाधिकरण ने बताया कि चीन जो है लो टाइड एलिवेशंस जो हैं, भूमि के ऐसे हिस्से जो ऐसे भूमि के ऐसे तटवर्ती भाग जो कि थोड़े ऊपर उठे हुए हैं और जिन पर जो है लो टाइड की कंडीशन रहती है, एक कम ऊंचाई वाले ज्वार भाटे की कंडीशन, समुद्र से उस एलिवेटेड लैंड पर, उस उठी हुई भूमि पर कम तीव्रता वाले ज्वार भाटे आते रहते हैं। इस प्रकार की भूमियों का, इस प्रकार की भूमि का सहारा लेकर चीन जो है आर्टिफिशियल द्वीप वहां पर बना रहा है। इस प्रकार की मतलब ये है कि लो टाइड एलिवेशंस वाली भूमियों का सहारा लेकर चीन वहां पर आर्टिफिशियल द्वीप बना रहा है। दूसरी बात, कुछ निचली प्रकार की अर्थात कम ऊंचाई वाली जो चट्टानें हैं उनका सहारा लेकर भी चीन वहां पर आर्टिफिशियल द्वीप बना रहा है। इसके अलावा वो क्या कर रहा है, जो कोरल रीफ्स हैं इस क्षेत्र में, उन कोरल रीफ्स का सहारा लेकर उन कोरल रीफ्स को बदल रहा है आर्टिफिशियल तरीकों से कृत्रिम द्वीपों में, कृत्रिम रासायनिक और अन्य प्रकारों के साधनों का प्रयोग करके कोरल रीफ्स को, ये जो चाइना है अनेक साधनों का प्रयोग करके वो आर्टिफिशियल कृत्रिम द्वीपों में बदल रहा है। रिप्लीट विद मिलिट्री स्ट्रक्चर्स, और जैसे ही कृत्रिम द्वीप तैयार हो जाता है चीन क्या करता है कि उस अपने कृत्रिम द्वीप पर एयर स्ट्रिप्स और मिलिट्री के ढांचे, है ना, सेना के ढांचे और हवाई पट्टियां बना देता है। इसके अलावा पानियों यानी कि समुद्र के अंदर फिलीपींस, ऐसे समुद्र जो कि फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर पड़ने वाले समुद्र में चीन जो है फिलीपींस की सीमा वाले समुद्र के अंदर जाकर दुर्गीकरण का कार्य कर रहा है, दुर्ग बना रहा है, एक प्रकार से किलाबंदी कर रहा है, अर्थात अपने ढांचे वहां पर खड़ा कर रहा है। और इसके अलावा ये भी है कि चीन के इस प्रकार के आर्टिफिशियल तरीके प्रयोग करने से उस क्षेत्र की जो समुद्री पर्यावरण है, समुद्र का आंतरिक पर्यावरण और पारिस्थितिकी जो है, वहां का फ्लोरा एंड फोना जो है, उसको इर्रिपेरेबल हार्म, यानी कि ऐसा नुकसान हो रहा है जिसका कोई समाधान भविष्य में नहीं हो पाएगा, अर्थात इर्रिपेरेबल, जो ऐसा समाधान जिसकी रिपेयर ना की जा सके, ऐसा नुकसान चीन की गतिविधियां वहां के समुद्री पर्यावरण को पहुंचा रही हैं, ये कहा है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने। अब इसका समरी रिजेक्शन, चाइना के लीडर्स जो हैं उन्होंने इस रूलिंग को नल एंड वाइड बताया है। ठीक है, तो ये जो अब हम इसी को यहीं के साथ ही वोकैबुलरी के दृष्टिकोण से थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात है 9 डैश लाइन। सो 9 डैश लाइन के बारे में हम आपको बताएं, इस वीडियो का जो हमने थंबनेल लगाया है उस थंबनेल में एक रेड कलर की लाइन आपको दिखाई देगी जो कि दक्षिणी चीन सागर के अंदर, दक्षिणी चीन सागर के किनारे किनारे एक रेड कलर की लाइन है और 9
9 डैश लाइन वो कहलाती है, उसकी लोकेशन आप मैप में ध्यान से देख लीजिएगा, हमारे थंबनेल में भी आप ध्यान से देख सकते हैं उसको। 9 डैश लाइन का बेस बनाकर ही चीन जो है अपनी सीमाओं को बढ़ा चढ़ा करके अपने मानचित्र में प्रस्तुत करता रहा है। तो इसमें वोकैबुलरी के हिसाब से 9 डैश लाइन आप देख सकते हैं, वो एक काल्पनिक लाइन है जो समुद्र के ऊपर चीन जिसको मान्यता देता है। दूसरी बात है, इसके अंदर एग्रीवेटेड एक शब्द आता है। एग्रीवेटेड शब्द का अर्थ है भड़काना या तेज करना, ठीक है। और इसके अलावा रीफ शब्द का इसमें किया गया मिस्चीफ रीफ। मिस्चीफ रीफ में वैसे तो दो भाग हैं, मिस्चीफ और रीफ, लेकिन थोड़ा आप बुद्धिमत्ता पूर्वक व्यवहार करेंगे तो सोचेंगे कि मिस्चीफ शब्द का जो अगर मिस्चीफ और रीफ दोनों को अलग अलग कर दिया जाए तो इसका अर्थ तो कुछ और हो जाएगा, क्योंकि मिस्चीफ का शाब्दिक अर्थ जो है वो यहाँ पर फिट नहीं होगा। तो यानी कि मिस्चीफ नाम की कोई रीफ है, एक कोरल रीफ है जिसका नाम ही मिस्चीफ है, ठीक है। तो वैसे मिस्चीफ का अर्थ उद्दंडता होता है, लेकिन वो यहाँ पर कृपा करके उस अर्थ को यहाँ पर बिल्कुल ना लें, अन्यथा इसका कोई अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट जिस संदर्भ में बात की जा रही है, हमें उस संदर्भ में इसको रीफ का नाम है मिस्चीफ, ठीक है। मिस्चीफ जो है एक कोरल रीफ का नाम रखा हुआ है जो कि स्पार्टले द्वीप पर स्थित है, याद रखिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फिशरीज माने कि मछली पकड़ने की गतिविधियां, एक्सप्लॉयटेशन यानी कि उत्खनन या मतलब पेट्रोलियम एक्सप्लॉयटेशन, पेट्रोलियम बाहर निकलने की प्रक्रिया। ऑगमेंटेशन माने कि जोड़ना, ठीक है। इसके अलावा टर्निंग का मतलब है बदलना, ठीक है। और लो टाइड का मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहां पर कि टाइड जो है ज्वार भाटा वो कम ऊंचाई वाला ज्वार भाटा आता है, अधिक तीव्रता वाला नहीं आता, ठीक है। आयरलैंड्स माने द्वीप, ठीक है। आगे का वर्ड लीजिए आप, रिप्लीट का होता है, अर्थ होता है परिपूर्ण, ठीक है। परिपूर्ण, किसी स्थान को परिपूर्ण करना, ठीक है। रिप्लीट, किसी स्थान को भरना, ठीक है। अच्छा, एयर स्ट्रिप्स माने हवाई पट्टी। और इसके अलावा आप क्या वर्ड लेंगे इसमें, इररिपेयरेबल। तो इररिपेयरेबल का मतलब है एक ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई न की जा सके। मैरीन माने मैरीन एनवायरनमेंट, समुद्री एनवायरनमेंट, ठीक है। अब समरी रिजेक्शन, इसका हम आगे फ्लो बनाते हैं। इस पैराग्राफ में कहा गया था, चाइनीज लीडर्स हैव डिक्लेयर्ड द रूलिंग नल एंड वाइड इन हर एड्रेस एट द वर्ल्ड पीस फोरम इन Tsinghua University on July 16. The Chinese Vice Premier Liu Yandong called it illegitimate and unlawful. The tribunal had willfully overstepped and abused its mandate, she added. Besides negating China's territorial sovereignty and maritime entitlements in the South China Sea. So इस पैराग्राफ में जो कहा है वो ये है कि चाइना की जो उप प्रधानमंत्री हैं श्रीमती लियू यानडोंग, उन्होंने शिनहुआ यूनिवर्सिटी में अपना भाषण देते हुए 16 जुलाई को ये कहा है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय का फैसला है ये प्रभावहीन है, नल एंड वॉइड है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ ये कानून से परे है और इलेजिटिमेट है, यानी कि ये अविश्वसनीय है, ठीक है। इसके अलावा ये कहा गया है द ट्रिब्यूनल हैड विलफुली, और जो ये कहा गया है चाइनीज नेताओं की तरफ से कि जो ट्रिब्यूनल है, जो न्यायाधिकरण है, उसने जानबूझकर आगे बढ़ चढ़कर अपने क्षेत्र से बाहर निकलकर, अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर अपना फैसला दिया है। और चाइना का जो क्षेत्रीय संप्रभुता है और समुद्री अधिकार हैं चीन के साउथ चाइना सी के अंदर, उनको कतई मान्यता नहीं दी है। इस पैराग्राफ में आपके कुछ वोकैबुलरी वाले वर्ड हो सकते हैं। पहला वर्ड हो सकता है नल एंड वाइड। नल एंड वाइड का मतलब प्रभावहीन। दूसरा आप लीजिए वाइस प्रीमियर। हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री होते हैं उनको प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, और चाइना में जो प्रधानमंत्री होते हैं उनको प्रीमियर कहा जाता है। अर्थात
आप ये कहेंगे कि भारत के प्रीमियर जो है वो श्री नरेंद्र मोदी हैं, तो यहाँ पर वाइस प्रीमियर का मतलब है उप प्रधानमंत्री, ठीक है, उप प्रधानमंत्री लियू यान डोंग। सो ये चीन की उप प्रधानमंत्री हैं। इलेजिटिमेट, इलेजिटिमेट यानी अकल्पनीय, और अनलॉफुल यानी कि गैर कानूनी, विलफुल्ली अर्थात सोच समझकर, ऐच्छिक रूप से, ठीक है, ओवरस्टेप्ड माने कि आगे बढ़कर, स्टेप माने आगे बढ़ना, ओवरस्टेप्ड काफी बढ़ चढ़कर, आगे बढ़कर, अपनी सीमाओं से बाहर जाकर, ठीक है। तो नेगेटिंग, नेगेटिंग का अर्थ है मना करना, नेगेट टू से नो, ठीक है। अच्छा, टेरिटोरियल सोवरेनिटी, टेरिटोरियल माने क्षेत्रीय, सोवरेनिटी माने संप्रभुता, मैरीटाइम, मैरीटाइम एंटाइटलमेंट यानी कि सामुद्रिक एंटाइटलमेंट, अधिकार, ठीक है। ये सब आप वोकैबुलरी में ऐड कर सकते हैं। आगे आप लीजिए, चाइना मेंटेन्स दैट इट्स 2006 डिक्लेरेशन एक्सक्लूडिंग इश्यूज ऑफ मैरीटाइम डिलिमिटेशन एंड हिस्टोरिकल बेज और टाइटल्स फ्रॉम द यूएन क्लॉज डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म डिनाइड द कोर्ट जुरिस्डिक्शन इन दिस केस। सो उन्होंने ये कहा है, चीन ने ये कहा है कि 2006 की एक घोषणा है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जो कि यूएन क्लॉज का डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, यूएन क्लॉज के शिकायत निवारण ढांचे, शिकायत निवारण ढांचे के संबंध में ये 2006 की घोषणा है अंतरराष्ट्रीय तौर पर, जिसमें कि जो हिस्टोरिकल ऐतिहासिक घाटियां हैं और ऐतिहासिक दावे हैं उनको, और जो मैरीटाइम सामुद्रिक विभाजन है, इन सभी चीजों को, अर्थात चाइना किस आधार पर अपने पक्ष में पैरवी कर रहा था, अर्थात अपना पक्ष सिद्ध करने का प्रयास कर रहा था, वो ये था, वैसे चाइना जो है वहां पर जो तर्क दे रहा था वो ऐतिहासिक तर्क दे रहा था कि 930 ईस्वी के बाद से, इस प्रकार के 930 ईस्वी के बाद से ये चीन के क्षेत्र का भाग रहा है पूरी तरीके से, ये सब कह रहा था। तो चीन ने कहा है कि जो यूएन क्लॉज डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है, यूएन क्लॉज का विवाद निपटारा प्रोटोकॉल है, विवाद निपटारा का ढांचा है, ठीक है, वो विवाद निपटारे का जो ढांचा है वो मैरीटाइम डिलिमिटेशन अर्थात समुद्री विभाजन, दूसरा, ठीक है, पहली चीज है समुद्री विभाजन से विषय, समुद्री विभाजन के विषय पर उसका अधिकार नहीं है, चीन कह रहा है, ठीक है, समुद्री विभाजन के विषय पर उसका अधिकार नहीं है। दूसरा, जो ऐतिहासिक घाटियां हैं उनके क्षेत्रों से जुड़े हुए मामलों पर उसका अधिकार नहीं है। तीसरा, जो ऐतिहासिक टाइटल्स हैं, ऐतिहासिक नामकरण हैं, ऐतिहासिक वस्तुओं के, ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर कोई भौगोलिक संरचनाएं हैं, उन पर यूएन क्लॉज के डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म का 2006 की घोषणा के आधार पर कोई फैसला करने का अधिकार क्षेत्र, जुरिस्डिक्शन नहीं बनता। तो अगला है, कन्वेंशनली थर्ड पार्टी आर्बिट्रेशन इन्वॉल्व्स द कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अगर कोई किसी विवाद के, दो पक्षों के किसी विवाद में जब कोई तीसरा मध्यस्थ पक्ष आता है तो ये परंपरा है कि वो हमेशा दोनों पार्टीज के, दोनों पक्षों के सहमति प्रदान कर देने के बाद ही फैसला करने की स्थिति में आता है। लेकिन यूएन क्लॉज का जो प्रक्रिया है, यूएन क्लॉज की जो प्रक्रिया है उसमें ऐसा मतलब इस परंपरा का पालन नहीं होता, अर्थात कि यदि दो पक्षों का झगड़ा है तो जो मध्यस्थता कराने वाला न्यायाधिकरण है वो बिना दोनों पक्षों की सहमति के, यदि दोनों में से कोई अकेला पक्ष भी उसको अप्रोच करता है, उसके पास जाता है अपनी अपील लेकर, तो तब भी बिना दूसरे पक्ष की सहमति प्राप्त किए
ये मध्यस्थता कोर्ट जो है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय, न्यायाधिकरण अपना फैसला सुनाता है। ये शर्त यूएन क्लॉज में परमिसिबल है। ये बात यूएन क्लॉज में मान्य है कि दोनों पार्टियों का सहमत होना संभव नहीं है। यदि एक पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ अपील करती है और दूसरी पार्टी इस मुद्दे पर न्यायाधिकरण के फैसला देने के अधिकार पर सहमति नहीं जताती है, तब भी न्यायाधिकरण अपना फैसला अवश्य देगा और दूसरी पार्टी की सहमति का इंतजार नहीं करेगा। सो इस प्रकार का जो है यूएन क्लॉज का यही नियम है। इट स्टिपुलेट्स इंस्टेड एज मेंशन्ड इन द अवार्ड, it stipulates instead as mentioned in the award that the absence of a party or failure of a party to defend its case shall not constitute a bar to the proceedings। इसमें यहां तक भी यूएन क्लॉज के जो नियम और शर्तें हैं उसमें यहां तक के प्रावधान है कि यदि एक पक्ष ने उसके सामने दूसरे किसी देश के खिलाफ अपील दायर की है और जिस देश के खिलाफ अपील दायर की है, यदि वो देश अपना बचाव करने के लिए और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए न्यायाधिकरण में उपस्थित नहीं होता है, तब भी उस दूसरे पक्ष का न्यायाधिकरण में न सुना जाना ये बात मुकदमे की कार्रवाई को आगे बढ़ने से नहीं रोकती। अर्थात कि यदि चीन ने अपना पक्ष रखने के लिए अपनी उपस्थिति वहां पर दर्ज नहीं भी कराई, तब भी न्यायाधिकरण को पूरा अधिकार है कि वो फिलीपींस के मामले को सुन करके और उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अपना मुकदमा का फैसला एक तरफा तरीके से दे सकता है। सो ये पूरा एक नियम है यूएन क्लॉज का। ये जो हमारा पैराग्राफ है ये फिर से कंप्लीट हो गया है। आइए इसके कुछ वोकैबुलरी वाले वर्ड देख लेते हैं। तो इसके अंदर जो वोकैबुलरी वाले वर्ड हैं वो हैं आपके जुरिस्डिक्शन अर्थात न्याय क्षेत्र, न्याय मतलब कोर्ट का जुरिस्डिक्शन क्या होता है, कोर्ट का न्याय देने का क्षेत्र। ठीक है, कोर्ट किन किन विषयों पर उसे अधिकारिता, कोर्ट की अधिकारिता। ठीक है, थर्ड पार्टी अर्थात तृतीय पक्ष। ठीक है, आर्बिट्रेशन मध्यस्थता। ठीक है, और कंसेंट यानी कि सहमति, और स्टिपुलेट्स माने कि स्टिपुलेट का मतलब इट स्टिपुलेट्स इंस्टेड एज मेंशन्ड इन द अवार्ड। सो स्टिपुलेट्स का मतलब है कि परंपरा या जो किसी रूल एंड रेगुलेशन से बाइंड होती है नियम। आप स्टिपुलेट्स का मतलब ये समझ सकते हैं कि जो नियम के रूप में व्यवस्था निर्धारित है। ठीक है, अच्छा अब अगला लीजिए, कॉन्स्टिट्यूट ए बार ऑन द प्रोसीडिंग्स। ठीक है, सो प्रोसीडिंग्स का मतलब है कार्रवाई। कार्रवाई कोर्ट की भी हो सकती है, कार्रवाई किसी बैठक की, किसी मीटिंग की हो सकती है प्रोसीडिंग। ठीक है, इस प्रकार से। अच्छा, और ये जो है कॉन्स्टिट्यूट माने बनाना, निर्माण करना। ठीक है, बार माने प्रतिबंध। ठीक है, तो अगर ये लिखा गया है, एक फ्रेज है कॉन्स्टिट्यूट ए बार, यानी कि प्रतिबंध नहीं बनाता, प्रतिबंधित नहीं करता। ठीक है, अगला आप लीजिए वाइल असर्टिंग। अगला पैराग्राफ लेते हैं। while asserting that China would not accept the so-called award, Miss Liu, the Vice Premier, reiterated China's commitment to peacefully settling relevant disputes in the South China Sea through negotiation with countries directly concerned on the basis of respecting historical facts and in accordance with international law। तो जो चाइना की उप प्रधानमंत्री है उन्होंने एक बहुत चतुराई भरा स्टेटमेंट दिया है इस मामले में। उन्होंने कहा है कि यद्यपि चीन जो है इस कथित फैसले को स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने फिर भी जोर दिया कि चीन जो है प्रतिबद्ध है शांतिपूर्ण तरीके से सभी मामलों को सुलझाने के लिए जो कि साउथ चाइना सी में विद्यमान है। उन सभी मामलों को बातचीत और समझौते के आधार पर, वार्तालाप के आधार पर सुलझाने के लिए चीन प्रतिबद्ध है
और ऐसा करते समय ऐतिहासिक तथ्यों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को आदर प्रदान किया जाएगा। लेकिन इसको चतुराईपूर्ण वक्तव्य हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि चाइना जो है इसमें भी ऐतिहासिक तथ्यों को मानने पर, ऐतिहासिक तथ्यों के माने जाने पर जोर दे रहा है और ऐतिहासिक तथ्यों को अपने पक्ष में दर्शाता रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर कुछ वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं। असर्टिंग माने कि बोलना या कहना, ठीक है। सो कॉल्ड माने कथित, रीइटरेटेड माने कि दोबारा से दोहराया, ठीक है। अच्छा, कमिटमेंट माने प्रतिबद्धता, पीसफुल्ली सेटलिंग यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकालना, रिलेवेंट माने प्रासंगिक, डिस्प्यूट्स माने झगड़े, और नेगोशिएशंस माने बातचीत, ठीक है। और इसके अलावा ये है, ठीक है, अब यहीं तक हो गया। अगला लीजिए, अगला पैराग्राफ लीजिए। एड्रेसिंग द सेम फोरम एग्जैक्टली ए ईयर अगो, फॉरेन मिनिस्टर वांग यी had assured that China would uphold freedom of navigation and commerce, including in the South China Sea, based on international law, and fulfill all international responsibilities and obligations as the main littoral state। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। लिटोरल का अर्थ है तटवर्ती, ठीक है, लिटोरल का अर्थ है तटवर्ती। और अपहोल्ड, अपहोल्ड का मतलब है कि सम्मान करेगा या उसको बनाए रखेगा, ठीक है, बनाए रखेगा, अपहोल्ड, ठीक है। अच्छा, नेविगेशन का मतलब है कि वहां पर अपनी नाव के साथ नौवहन करना, नेविगेशन। कॉमर्स का अर्थ है वाणिज्य, और इंटरनेशनल लॉ अंतरराष्ट्रीय कानून। फुलफिल का अर्थ है पूरा करना, इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारियां। और ऑब्लिगेशंस का अर्थ भी यही है कि जो उनकी जिम्मेदारियां बनती हैं एक प्रकार से। तो जिस फोरम को इस समय चाइना की उप प्रधानमंत्री ली यांगडोंग ने जिस फोरम को इस समय एक विश्वविद्यालय में वो संबोधित करते हुए अपना स्टेटमेंट दिया, इसी फोरम में पिछले वर्ष विदेश मंत्री वांग यी, उन्होंने भी अपना भाषण वहीं पर दिया था, उसी विश्वविद्यालय में। और वहां पर ये भरोसा दिलाया था अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कि चीन जो है एक मुख्य तटवर्ती देश होने के नाते साउथ चाइना सी में पड़ोसी देशों को अपने जहाजों के द्वारा नौवहन और वाणिज्य गतिविधियां चलाने की पूरी स्वतंत्रता देगा, और सभी मामलों का निपटारा, सभी विवादों का निपटारा अंतर्राष्ट्रीय कानून और अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियां निभाते हुए, जिम्मेदारियां पूरी करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से सभी विवादों का निपटारा करेगा। The embrace of global rules, the embrace of global rules here was more emphatic, as also the indication that China was only one of the littoral states and by implication not in exclusive possession of the area enclosed by the South China Sea। जो विदेश मंत्री वांग यी का पिछले वर्ष का स्टेटमेंट है, उससे ये भी प्रतिध्वनि निकलती है कि वैश्विक नियमों का पालन किया जाना जो है उस पर जोर दे रहा है चाइना। उस समय उन्होंने जोर दिया था पिछले वर्ष, और साथ ही साथ ये भी इंडिकेट करता है, ये भी संकेत देता है कि चीन जो है अपने आप को केवल अकेला अधिकारी ही नहीं समझ रहा है साउथ चाइना सी का, और केवल ये कहता है कि हम बहुत से तटवर्ती देशों में से एक हैं। और इसके अलावा ये भी है कि चीन जो है चीन के जो विदेश मंत्री का वक्तव्य पिछले वर्ष वाला प्रकाश में आ रहा है इस संदर्भ में, उसमें ये भी प्रतिध्वनि निकल रही है, ये भी एक आहट निकल रही है जो कि अर्थ लगाया जा रहा है बातों का। उसमें ये है कि साउथ चाइना सी पर केवल चीन का ही अकेले का अधिकार नहीं है, सभी पड़ोसी देशों का सम्मान और सभी पड़ोसी देशों को व्यापार की गतिविधियां और नौवहन की गतिविधियां करने दी जाएंगी।
सो इस प्रकार की बातें पिछले वर्ष कही थी उनके विदेश मंत्री वांग ई ने, ठीक है। इन डिसरिगार्डिंग द रूलिंग एंड बाय इट्स ऑक्यूपेशनल reclamational and constructional of military facilities on disputed territory. Let me again read this. In disregarding the ruling and by its occupation, reclamation and construction of military facilities on disputed territory, China has acted as the practitioner of hard power. चाइना जो है बहुत प्राचीन समय से ही प्रैक्टिशनर ऑफ द हार्ड पावर टाइप ऑफ द स्टेट रहा है। चाइना एक ऐसा देश रहा है जो कि हार्ड पावर का प्रयोग करने वाला देश रहा है, अर्थात कठोर शक्ति का प्रयोग करके वो किसी भी स्थान के जो ग्राउंड रियलिटीज होती हैं, जो वास्तविकताएं होती हैं, कब्जे और मतलब कि ऑक्यूपेशन अर्थात किसी क्षेत्र पर अपने अधिकार और पुनर्दावा या मिलिट्री फैसिलिटीज, मिलिट्री के ढांचे के निर्माण आदि के द्वारा डिस्प्यूटेड टेरिटरी पर विवाद के क्षेत्रों पर वास्तव में चीन काफी हद तक काबिज है और इस संबंध में भी अपनी पूर्ववर्ती नीति के अनुसार हमेशा से जो नीति अपनाई जाती रही है चीन के द्वारा कि चीन एक शक्ति के कठोर आधार पर अपनी विदेश नीति का निर्धारण करता रहा है। इट हैज एक्टेड एज प्रैक्टिशनर ऑफ hard power. So, in defense of China's rejection of the ruling, Chinese commentators have cited the US dismissal of the 1986 judgment of the International Court of Justice awarding reparations to Nicaragua for military and paramilitary activities in and against Nicaragua by the United States, and the UK's rejection of this year's ruling by an expert group under the UN Commission on the limits of the continental shelf in favor of Argentina in context of Malvinas. So अभी जो चीन के बुद्धिजीवी हैं, जो चीन के द्वारा इस अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय के फैसले के विरोध किए जाने को उचित ठहरा रहे हैं, तो वो अपना कुतर्क दे रहे हैं कि ऐसा 1986 में अमेरिका ने भी इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को ठुकराया था निकारागुआ मामले के अंदर, जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अमेरिका को निर्देश दिया था कि निकारागुआ में जो मिलिट्री गतिविधियां और अर्धसैनिक बलों वाली जो गतिविधियां अमेरिका ने चलाई थी उनसे निकारागुआ को नुकसान हुआ था और उस नुकसान की भरपाई निकारागुआ को करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने निर्देश दिया था अमेरिका को। अमेरिका ने 1986 में उस निर्देश को ठुकरा दिया था और इसी प्रकार से अभी मार्च 2016 में ब्रिटेन अर्थात यूनाइटेड किंगडम और अर्जेंटीना के बीच में फॉकलैंड द्वीप को लेकर के कोई मामला चल रहा था जिसको मालविनास का केस कहा जाता है, मालविनास का इशू कहा जाता है। तो मालविनास के मामले पर अभी हाल ही में मार्च 2016 में यूनाइटेड नेशंस अर्थात संयुक्त राष्ट्र के एक कमीशन ने, संयुक्त राष्ट्र के एक आयोग ने अर्जेंटीना के पक्ष में और ब्रिटेन के विरोध में फैसला दिया है और मालविनास नाम के जो द्वीप हैं फॉकलैंड के आसपास, उन पर अर्जेंटीना का अधिकार को मान्यता दी है और ब्रिटेन के अधिकार को ठुकरा दिया है। लेकिन अभी हाल ही में मार्च 2016 में ब्रिटेन ने उस संयुक्त राष्ट्र के आयोग के फैसले को मानने से मना कर दिया। ये कुतर्क जो है चीन ने अपने पक्ष में इन कुतर्कों को प्रयोग में चीन लाया है और इन्हीं तर्कों के कारण वो भी कह रहा है कि चीन को भी अधिकार है कि वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मामले के फैसले को ठुकरा सकता है। ठुकराने के पीछे तर्क दिए हैं कि जैसे अमेरिका ने ठुकराया था, जैसे ब्रिटेन ने ठुकराया है, वैसे अगर चीन ने ठुकराया है तो इसमें कोई गलती नहीं है, ऐसा तर्क दे रहा है चीन। Having changed the facts on the ground, China has consolidated the possession of the disputed islands in the South China Sea. ASEAN claimants include
ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपींस एंड वियतनाम। तो अभी इसमें क्या है कि जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उनको चेंज तो चाइना ने ऑलरेडी कर रखा है, क्योंकि डिस्प्यूटेड लैंड्स पर चीन ने अपने मिलिट्री ढांचे आदि बना रखे हैं। तो चीन जो है इस सारे मामले में आसियान के जो सदस्य देश हैं और उसके पड़ोसी भी हैं, ऐसे 4 देश भी साउथ चाइना सी के बहुत से विवादों में, व्यापक रूप से जो विवाद है वहां पर, उनमें से 4 देश साउथ चाइना सी के पड़ोस में जो स्थित हैं और जो चीन के भी पड़ोसी हैं, आसियान के भी सदस्य हैं, ऐसे 4 देश हैं जो कि उलझे हुए हैं चीन के साथ विवादों में। सो इन 4 देशों के नाम हैं ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपींस और वियतनाम। ये इस वाले जो विवाद हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो तो केवल एक विवाद है स्कारबोरो शोल को लेकर, फिलीपींस और चीन के बीच वाला। लेकिन इस पैराग्राफ में श्री जयंत प्रसाद ने डिस्कस किया है कि जो चीन का व्यापक साउथ चाइना सी का विवाद है उसमें एक्चुअली 6 देश शामिल हैं। उन 6 देशों में से ये 4 देश आसियान के भी सदस्य हैं और इन 4 देशों के नाम है ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपींस और वियतनाम। इस प्रकार से फिलीपींस एक ऐसा देश बन गया है जो कि न सिर्फ साउथ चाइना सी के व्यापक विवादों के सिलसिले में चीन के साथ उलझा हुआ है, बल्कि ये जो स्कारबोरो शोल वाला मैटर है अभी हाल ही का, जिसके बारे में फैसला आया है मध्यस्थता न्यायाधिकरण का, वो फिलीपींस उसमें भी चीन के साथ उलझा हुआ है। अर्थात कि फिलीपींस जो है वो 2 विवादों में कॉमन है। फिलीपींस 2 विवादों में कॉमन है। चाइना furthermore has effectively divided ASEAN on the issue. The group is unable to adopt a common position concerning a territorial dispute directly involving 4 of its 10 members. यद्यपि आसियान में जो कुल 10 सदस्य हैं उनमें से 4 सदस्य जो हैं, 4 आसियान के देश जो हैं वो चाइना के साथ गंभीर विवादों में ग्रस्त हैं, गंभीर विवादों में उलझे हुए हैं। और उन 4 देशों के विवादों में उलझे होने के बावजूद भी आसियान अपने सदस्य देशों की आवाज को मुखर होकर के चीन के खिलाफ स्पष्ट विरोध दर्ज नहीं कराता है। इसका कारण यह है कि चीन जो है एक कूटनीति पर काम करता है और आसियान के 10 सदस्यों में से कम 2 सदस्य जो कि लाओस और कंबोडिया हैं, उनको हमेशा कॉन्फिडेंस में लेकर के आसियान के घोषणा पत्र को मुखर नहीं होने देता चीन के खिलाफ स्पष्ट शब्दों में विरोध करने के लिए। ये कूटनीति है चीन की। इसके अलावा द रिजल्ट ऑफ द प्रिवेलिंग पावर इक्वेशन कैन बी सीन इन द इमीडिएट रिएक्शन बाय द न्यूली इलेक्टेड फिलीपींस प्रेसिडेंट रोड्रिगो ड्यूटेर्टे कॉलिंग फॉर टॉक्स विद चाइना टू रिजॉल्व देयर डिस्प्यूट। अभी ये जो घटनाक्रम हुआ है अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण के फैसले का और जिस प्रकार से चीन ने इसको ठुकराया है, उसका जो आगे का घटनाक्रम हुआ, इससे आगे की जो बातें हुई हैं उसमें रिसेंटली जो ये सबसे ताजी बात है वो ये है कि फिलीपींस के जो नए राष्ट्रपति चुने गए हैं अभी हाल ही में, रोड्रिगो ड्यूटेर्टे, उन्होंने यदि चीन जो है अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण के फैसले को मान्यता नहीं मान रहा है, तो तब भी फिलीपींस के राष्ट्रपति महोदय जो नए चुने गए हैं रोड्रिगो ड्यूटेर्टे, उन्होंने आह्वान किया है कि चीन आपसी बातचीत के द्वारा इस मुद्दे को भी सुलझा ले। ठीक है, उन्होंने आह्वान किया है चीन का बातचीत करने के लिए। ऑल्दो द प्रोविजंस ऑफ द यूएन क्लॉज मेक द अवार्ड फाइनल एंड बाइंडिंग, द एब्सेंस ऑफ एनी एनफोर्समेंट मैकेनिज्म लिमिट्स द चॉइस फॉर द फिलीपींस। यद्यपि यूएन क्लॉज के जो प्रावधान है, यूएन क्लॉज के जो अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन अबाउट द लॉज ऑफ द सी, ठीक है, समुद्री नियमों के संबंध में जो अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन है यूनाइटेड नेशंस की यूएन क्लॉज, उसके प्रावधानों के तहत मध्यस्थता न्यायालय का प्रत्येक निर्णय जो है वो अंतिम और बाध्यकारी होता है। लेकिन फिर भी क्योंकि इसमें एक लूप होल है कि कोई भी देश किसी अन्य देश को बाध्य नहीं कर सकता है, कोई मैकेनिज्म ऐसा नहीं बना है
जो कि बाध्यकारी मैकेनिज्म हो फैसलों को लागू कराने के लिए, और ऐसे मैकेनिज्म, ऐसी क्रियाविधि के ढांचे की अनुपस्थिति के कारण फिलीपींस के पास कोई विकल्प नहीं है। केवल मात्र ये कहने का विकल्प बचता है डिप्लोमेटिकली, कूटनीतिक रूप से, कि आइए वार्ता की मेज पर आइए, और चीन के साथ हम वार्ता की मेज पर भी मुद्दों को सुलझाने के लिए तैयार हैं। अभी हाल ही में 14 जून 2016 को एक अवसर आया था। असल में एक परंपरा है, चीन और आसियान के सभी देशों, आसियान के सभी 10 देशों और चीन आपस में संवाद के लिए सम्मेलनों का आयोजन करते रहते हैं। और ऐसा ही एक सम्मेलन चीन के दक्षिणी शहर, चीन के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित एक शहर क्यूनमिंग नाम के शहर में एक आपसी संवाद बैठक आयोजित की गई थी चीन और सभी आसियान देशों के बीच में। और ये इनकी आपसी संवाद की 25वीं वर्षगांठ के ये 25वां वर्ष है इस प्रकार की बैठक आयोजित होने का। तो उसमें चाइना ने दबाव डाला, कंबोडिया और लाओस के माध्यम से आसियान का जो घोषणा पत्र जारी किया जाना था, और उस घोषणा पत्र को जारी किए जाने के समय चीन ने लाओस और कंबोडिया को अपने पक्ष में लॉबिंग करने के लिए दबाव डाला। और इसी के कारण जो आसियान का घोषणा पत्र अंतिम रूप से जारी हुआ, उसमें चाइना की आलोचना इस बात के लिए नहीं की गई, खुलकर आलोचना चीन की नहीं की गई, इस बात के लिए कि चीन की अनेक गतिविधियां साउथ चाइना सी के क्षेत्र में आपसी विश्वास और आपसी कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट को कम करती है, इरोड करती है ना। और साथ ही साथ साउथ चाइना सी में जो तनाव है उनको बढ़ाती है विभिन्न देशों के बीच। और साथ ही साथ इस साउथ चाइना सी से लगते हुए क्षेत्र के शांति, सुरक्षा और स्थिरता को चीन नुकसान पहुंचाता है। इस प्रकार के कड़े स्टेटमेंट्स का प्रयोग कंबोडिया और लाओस के दबाव के कारण, जो कि आसियान के ही सदस्य देश हैं लेकिन चीन के पक्ष में रहते हैं, उनके दबाव के कारण ये जो घोषणा पत्र है वो कठोर रूप से चीन का विरोध नहीं कर पाया। उसके अलावा जो piqued by the spiking of the declaration, Malaysia placed it on the website of its foreign office only to take it down when China strongly remonstrated with Malaysia. So मलेशिया ने भी अपनी वेबसाइट पर, जो विदेश मंत्रालय की वेबसाइट है, उस पर अवमूल्यन किया है चीन का। और वो पहले तो न्यूट्रल ही था एक प्रकार से, परंतु जब मलेशिया को चीन ने दबाव में लेने का प्रयास किया तो मलेशिया ने चीन को अवमूल्यन करते हुए, चीन के महत्व को कम करते हुए चीन के प्रति कुछ आलोचनात्मक बातें जो है अपनी विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर लिखी हैं। आइए अब यहां तक के वोकैबुलरी सेक्शन को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। रिमॉन्स्ट्रेटेड माने लगातार, रिमॉन्स्ट्रेटेड यानी कि डांटना, ठीक है। रिमॉन्स्ट्रेट यानी डांटना। चीन ने मलेशिया को डांटने का प्रयास किया। इसके बाद मलेशिया ने चीन के महत्व को घटाते हुए अपने विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर चीन की आलोचना की है, ठीक है। और इसके अलावा जो दूसरा वर्ड आप इसमें लीजिए वो है इरोड का मतलब होता है अपरदन, ठीक है। कोई चीज जो है उसका घिसते जाना, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप इसमें अगला वर्ड लीजिए कॉमेमोरेट माने कि उपलक्ष्य में, ठीक है। अच्छा, अगला वर्ड लीजिए एनफोर्समेंट मैकेनिज्म, अर्थात लागू कराने वाला क्रियाविधि, लागू कराने वाला मैकेनिज्म, लागू कराने वाला ढांचा, ठीक है। और अगला वर्ड आप इसमें लीजिए फाइनल एंड बाइंडिंग, अंतिम और बाध्यकारी, ठीक है। टेरिटोरियल डिस्प्यूट यानी क्षेत्रीय विवाद, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद आप इसमें वर्ड लीजिए
कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेट करने का अर्थ है मजबूत करना, ठीक है। चलिए, तो ये सभी वर्ड हमारे इसमें वोकैबुलरी के वर्ड्स हुए। आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज ए रीजनेबल डिफरेंस, सॉरी, व्हाट वाज ए रिजॉल्वेबल डिफरेंस। सो अब हम इसमें देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। द आर्बिट्रेशन अवार्ड हैज नेवरदलेस डेंटेड चाइनाज इंटरेस्ट इन मल्टीपल वेज। इट हैज डीरेल्ड चाइनाज रिलेशंस विद मेजर आसियान कंट्रीज, converting a buffer zone into a political battlefield. A resolvable difference on the delimitation of maritime rights has become a dispute concerning territory and sovereignty. 8 of the Asian members issued country statements supportive of the ruling. Most were unambiguously worded. Most were unambiguously worded. ठीक है। दोज ऑफ वियतनाम एंड म्यांमार द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग्स देम। दो ये जो अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण का फैसला आया है, इसने नेवरदलेस सब बातों के होते हुए भी चाइना के जो हित हैं उनको काफी तरीकों से नुकसान पहुंचाया है। इससे चाइना और आसियान के जो देश हैं उनके आपसी जो कूटनीतिक संबंध है वो तनावपूर्ण हो गए हैं, पटरी से नीचे उतर गए हैं। और जो ये आसियान के पड़ोसी देश हैं, चीन के जो पड़ोसी ऐसे देश जो कि आसियान के सदस्य भी हैं, वो असल में उन देशों के बीच एक मतलब एक बफर जोन बनाते हैं जो कि साउथ चाइना सी के तटवर्ती देश हैं, उनके साथ बफर जोन का काम करते हैं आसियान के कुछ पड़ोसी देश, ठीक है। सो अब इसको कैसे समझना है, ये देखिए, जो साउथ चाइना सी से सीधे तौर पर लगती हुई टच करती हुई सीमाओं वाले देश हैं वो तो सारे यानी कि 6 देश हैं, और वो 6 के 6 देश चीन के साथ विवादों में उलझे हुए हैं, चीन के साथ उनकी शत्रुता है। लेकिन आसियान के सदस्य कुछ देश, आसियान के सदस्य कुछ देश ऐसे भी हैं जो कि ऐसे शत्रु देशों, शत्रु इन द सेंस, शत्रु देश आप उस वे में मत लीजिए, एनिमी कंट्री के रूप में मत लीजिए, लेकिन इस तरीके से लीजिए कि विवाद में उलझे हुए देश तो चाइना के, साउथ चाइना सी के तटवर्ती देश हैं 6 देश, और आसियान के कुछ देश ऐसे तटवर्ती विवाद में उलझे हुए देशों और चीन के बीच में एक बफर स्टेट का निर्माण करते हैं, बफर जोन की तरह का निर्माण करते हैं। लेकिन ये जो मामला आया है अभी न्यायाधिकरण के निर्णय को न मानने का और उस न्यायाधिकरण के निर्णय का सम्मान चीन के द्वारा न करने का, तो इससे वो बफर स्टेट्स जो भी हैं, वो बफर देश भी चीन के प्रति विरोधी स्वभाव वाले बन गए हैं। और इसीलिए यहाँ कहा गया है कि इस घटनाक्रम के कारण जो बफर जोन है वो भी एक पोटेंशियल बैटलफील्ड के रूप में, एक पोटेंशियल युद्ध के मैदान के रूप में आप कन्वर्ट हो गया है। ए रिजॉल्वेबल डिफरेंस ऑन द डिलिमिटेशन ऑफ मैरीटाइम राइट्स, तो ये जो समुद्री अधिकारों के विभाजन का मामला है, इसमें एक सुलझाने लायक जो विवाद है वो है टेरिटोरियल सोवरेनिटी का, ठीक है, टेरिटोरियल क्षेत्रीय अखंडता और क्षेत्रीय संप्रभुता का। सो 8 ऑफ द आसियान मेंबर्स इश्यूड कंट्री स्टेटमेंट्स, और आसियान के टोटल 10 देशों में से जो चीन के पड़ोस में 8 देश हैं, उन 8 देशों ने अपने देश के आधिकारिक स्टेटमेंट जारी किए हैं चीन के खिलाफ, और उन आधिकारिक स्टेटमेंट में से अधिकतर की भाषा जो है बहुत स्पष्ट और सटीक है, वो मतलब किसी प्रकार से घुमा फिरा करके आलोचना नहीं की गई है, सीधे सीधे शब्दों में चीन की आलोचना 8 आसियान देशों के द्वारा की गई है। उनमें से सबसे मुखर देश जो माने जा रहे हैं आलोचना करने वाले, वो म्यांमार और वियतनाम माने जा रहे हैं, ठीक है। ऑल्दो द चाइना हैज रिजर्व्ड इट्स पोजीशन,
On the unclosed provision concerning arbitration, the convention expressly disallows derogations by those who adhere to it. तो अभी क्या है कि चीन ने यूएन क्लॉज का जो कन्वेंशन था उसको ऑलरेडी साइन किया हुआ है और उसकी रेटिफिकेशन चीन पहले ही कर चुका है। और इस यूएन क्लॉज की जो विभिन्न प्रावधान है उनमें यह है कि जो देश यूएन क्लॉज के मसौदे पर हस्ताक्षर किए हुए होंगे वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के प्रत्येक मामले को सम्मान देंगे और उनको कोई अधिकार नहीं होगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के किसी फैसले को ठुकराने का या उसको नकारने का। और ये सब बातें चीन पर लागू होती हैं क्योंकि चीन ऑलरेडी यूएन क्लॉज का मेंबर है। फिर भी जो ये विरोध करने की बात आई है चीन की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के फैसले का विरोध करने की बात जो आ रही है वो केवल एक राजनीतिक फार्स है, एक राजनीतिक स्वांग बनकर रह गया है क्योंकि चीन को अपनी रेटिफिकेशन किए हुए कन्वेंशन का पालन भी करना पड़ेगा। इसीलिए चीन के जो नेता हैं उन्होंने एक बार तो कहा कि ये नल एंड वॉइड होगा हमारे लिए, लेकिन फिर दूसरे भाषा में और दूसरे शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय ये कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत और ऐतिहासिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए बातचीत के द्वारा अपने पड़ोसी देशों से, साउथ चाइना सी से लगते हुए देशों से हम अपने मामले निपटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस प्रकार की भाषा भी कही गई है। ये चतुराईपूर्ण स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं केवल इस बाध्यता के कारण जो कि यूएन क्लॉज के कन्वेंशन का रेटिफिकेशन ऑलरेडी चीन इसका सदस्य है, इस मसौदे पर हस्ताक्षर कर चुका है, इसलिए बाध्यता तो है चीन के ऊपर इसको सम्मान देने की। By following the US and UK playbook on Nicaragua and Malvinas, China has shown that it is no different from other imperial powers. Moreover, China's dismissal of the ruling does not show a win-win attitude propagated by it to create communities of common destiny from Asia to Eurasia and through the maritime Silk Route that has the ASEAN countries at its center. इस पैराग्राफ में ये कहा गया है कि चाइना जो कि मैरीटाइम सिल्क रूट और कम्युनिटीज ऑफ कॉमन डेस्टिनी ये दो प्रकार के प्रोजेक्ट के स्लोगन्स हैं चीन के अंतर्राष्ट्रीय प्रकार के जो ये प्रोजेक्ट्स हैं चीन के महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं चीन की मैरीटाइम सिल्क रूट को लेकर यानी कि समुद्री सिल्क रूट की स्थापना को लेकर पुनर्स्थापना को लेकर सिल्क रूट को पुनर्जीवित करने के संदर्भ में आप इस बात को समझिए। चीन चाहता है कि पुराना सिल्क रूट जो है वो पुनर्जीवित हो जाए जो कि एशिया और यूरेशिया में से होकर के गुजरता था और उस समय जब चीन पूरे विश्व में विभिन्न देशों को समझाना चाहता है कि आप हमारे नेतृत्व में ये सिल्क रूट को पुनः जीवित करिए और इस प्रकार से विभिन्न देशों का एक नेतृत्व संभालना चाहता है। उस समय चीन जब ये नारा देता है कम्युनिटीज ऑफ कॉमन डेस्टिनी, जो जो देश उसके साथ सहमत होते हैं और जब वो डिप्लोमेटिक बातचीत करता है देशों को सहमत करने के लिए अपने सिल्क रूट वाले प्रोजेक्ट के पक्ष में, तो वो नारा देता है कि आइए हम सभी समान भाग्य वाले समुदाय के रूप में कार्य करें। तो जब वो इस प्रकार की बात करता है तो विन विन एटीट्यूड दिखाता है, एक विजयकारी जो है एटीट्यूड दर्शाता है। लेकिन ये जो चीन ने अमेरिका के निकारागुआ मामले और ब्रिटेन के मालविनास मामले का कुतर्क देकर जो ये परंपरा स्थापित की है, जो ये गतिविधि दिखाई है, इससे जो है चाइना की अंतरराष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचा है। इट पुट्स ए क्वेश्चन मार्क ओवर चाइनाज रीजनल वोकेशन। तो क्षेत्रीय नेता बनने की जो चीन की महत्वाकांक्षाएं हैं उस पर इस कुतर्क के आधार पर फैसले अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के फैसले को ठुकराने और उसको उचित सम्मान न देने
के कार्यों ने एक क्वेश्चन मार्क लगाया है, एक प्रश्न चिन्ह लगाया है। इट्स स्टैंड ऑफ विद आसियान नेबर्स इज लाइकली टू फेस्टर unless China moves quickly to negotiate and settle the dispute with strategic compromises। जब तक कि चीन कोई महत्वपूर्ण समझौतावादी रुख नहीं अपनाता और अपनी किसी बहुत उग्र मांग को छोड़ करके अपने पड़ोसी देशों के साथ, जो कि आसियान के सदस्य देश भी हैं, उनके साथ कोई ठोस बातचीत नहीं करता, तब तक यही अपेक्षा की जाएगी कि चीन और आसियान के बीच में जो मतभेद हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जाने की संभावना प्रतीत हो रही है। सीनियर ऑफिशियल्स हैव सिग्नल्ड चाइनाज रेडीनेस टू नेगोशिएट द सॉल्यूशन। तो वैसे जो चीन के वरिष्ठ अधिकारी लोग हैं, उन्होंने इसलिए इस खिड़की को खुला रखा है कि बातचीत के दरवाजे भी खुले रखने की बात चीन ने कही है, एक दोहरी नीति अपनाते हुए। रिकंसाइलिंग चाइनाज नेशनलिस्ट rhetoric might prove difficult to combine with commitment to concessions. There is nothing that China can offer to match the award, which has completely rejected its claims. It would be hard for the Philippines or the other claimants to accept less than that. Howsoever skewed the power balance might be between them and China. तो चाइना का जो एक राष्ट्रवादी धड़ा है, राष्ट्रवादी वाक चातुर्य है, इस सारे संबंध में चाइना का जो राष्ट्रवादी ध्वनि रखने वाला वाक चातुर्य है, जो कि चाइना दर्शा रहा है इस मामले में, वही एक अड़चन है। इन सारे मामलों में चीन के द्वारा कोई रियायत देते हुए किसी अपनी कठोर मांग को छोड़ करके और समझौता करने के मार्ग में ये जो राष्ट्रवादी वाक चातुर्य है, यही एक बाधा बन सकता है किसी भी प्रकार के समाधान की दिशा में। ठीक है, देयर इज नथिंग दैट चाइना कैन ऑफर टू मैच द अवार्ड, क्योंकि चाइना के दावे को तो पूरी तरीके से 100% रूप से ठुकरा दिया गया है। इसलिए चीन कुछ ले देकर, चीन कोई पेशकश करके इस मामले को कैसे सेटल करेगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि फिलीपींस जो है वो भी अंतरराष्ट्रीय तौर पर मजबूत हुआ है इस फैसले से। इसलिए फिलीपींस जो है अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण के अधिक संभावना यह है कि फिलीपींस जो है अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण के फैसले का सम्मान करने की बात रखेगा चीन के सामने। और चाहे फिलीपींस सेना और दूसरे शक्ति के संतुलन के आधार पर कितना भी विषम परिस्थितियों में चीन की तुलना में क्यों ना हो, अर्थात चीन की तुलना में सेना और अन्य प्रकार से कितना भी कमजोर क्यों ना हो, फिर भी फिलीपींस के लिए भी ये बहुत मुश्किल होगा कि वो जितना उसको न्यायाधिकरण ने प्रदान किया है उससे कम किसी बात पर राजी हो जाए। ठीक है, याद रखिए कि फिलीपींस के पीछे अमेरिका का समर्थन रहता ही है, क्योंकि आपको इससे पिछली वीडियो में जो बैकग्राउंड वीडियो थी हमारी इस आर्टिकल के लिए, द हिंदू के आर्टिकल के बैकग्राउंड के तौर पर हमारी एक पिछली वीडियो है जो कि काम करती है। तो उसमें हमने बताया था कि अमेरिका और फिलीपींस के बीच में एक संधि है, और उस संधि के मुताबिक यदि कोई तीसरा देश फिलीपींस या अमेरिका में से किसी एक पर हमला करता है, तो सपोज करिए चीन जो है वो कोई सैनिक कार्रवाई करता है फिलीपींस के खिलाफ, तो अमेरिका उस संधि के अनुसार फिलीपींस का साथ अवश्य देगा। इस प्रकार की कमिटमेंट उस संधि में, डिफेंस ट्रीटी में की गई है अमेरिका और फिलीपींस के बीच में जो संधि विद्यमान है उसमें। चाइना mistakenly assumed that while its own rights concerning the South China Sea were genuine, historic and legitimate, the case of other claimants was being fanned by narrow elites। चीन को ये गलतफहमी थी कि जो फिलीपींस का केस है वो केवल कुछ संकीर्ण महाशक्तियों की शह का ही परिणाम है, और चीन को ये उम्मीद थी कि वो अपने ऐतिहासिक तथ्यों का हवाला देने के कारण
उसका मामला जेन्युइन समझा जाएगा, विश्वसनीय समझा जाएगा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में। और द शार्प रीजनल रिएक्शन हैव हाउएवर सरप्राइज्ड चाइना, और इस साउथ चाइना सी के क्षेत्र में जो विभिन्न देशों ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है चीन के खिलाफ, उसने भी चीन को बड़ा आश्चर्यचकित कर दिया है। और they might help China learn how to become one of the great and the responsible powers in the world. China lifted 500 million of its people out of poverty in the span of a single generation, and a feat unprecedented in human history. It now seeks to do a more, avoid the middle income trap and a hard landing of its economy. चीन जो है, जो क्षेत्र अपने क्षेत्र का नेतृत्व संभालने की बातें और योजनाएं बनाता है, उसका कारण ये है, चीन ये कहता है कि भाई हमने अपनी जनसंख्या के एक बहुत बड़े हिस्से को, बिलियंस ऑफ पीपल, बिलियंस की जनसंख्या को एक ही जनरेशन अर्थात 20-30 वर्षों के अंदर गरीबी से बाहर निकाला है। और इस कारण से हमारे कार्यक्रम और हमारी नीतियों से अन्य देशों को प्रेरित होकर के हमारा नेतृत्व स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार की विचारधारा चीन के अंदर विद्यमान रहती है। चीन का गुण भी है ये, लेकिन ये जो तीखा विरोध किया गया है चीन का पड़ोसी देशों के द्वारा, उससे चीन की आंखें खुल जानी चाहिए और उसको मूल्यांकन करना चाहिए कि उसे किस रास्ते पर चलकर क्षेत्रीय नेता के तौर पर अपनी मान्यता को बढ़ाना है। इसके अलावा चीन जो है हाल ही में एक मिडल इनकम ट्रैप में फंसा हुआ है। उसका हाल ही में वहां अर्थव्यवस्था का एक संकट आया है और उसको चीन में अंतरराष्ट्रीय तौर पर जो वो संकट, मतलब चीन का जो संकट है उसको हम लोग जानते हैं मिडल इनकम ट्रैप इस नाम से। ठीक है, तो चीन की अर्थव्यवस्था का जो संकट है मिडल इनकम ट्रैप का संकट है, और चीन कितनी कुशलता से उससे बाहर निकलता है ये इस बात पर निर्भर करता है कि चीन अपने संपर्क में आने वाले अन्य देशों के साथ किस प्रकार के समझौते और आर्थिक गठबंधन करता है। और यदि चीन जो है अपने प्रति दूसरे देशों से फ्रेंडली व्यवहार की, मित्रतापूर्ण व्यवहार की अपेक्षा करता है, तो चीन को भी दूसरे देशों के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा। और इन संवेदनशील होने की उसकी गतिविधियों से ही यह तय होगा कि वो अपने मिडिल इनकम ट्रैप के संकट से अपनी अर्थव्यवस्था को कितनी जल्दी बाहर निकाल पाता है। चाइना के जो लीडर्स हैं उनको अक्सर जो है अपने अधिकारियों के द्वारा वस्तु स्थिति से पूर्णतया अवगत कराने में कठिनाइयां हुई होंगी, क्योंकि चीन में कम्युनिस्ट शासन है और उसमें जो अधिकारीगण हैं वो पूरी तरह से ग्राउंड रियलिटी से परिचित होते हुए भी काफी झिझकते हैं अपने उच्चतम नेताओं को बताते हुए कि विभिन्न देश अंदर ही अंदर हमारा विरोध करने का संभावना, विभिन्न देशों द्वारा अंदर ही अंदर हमारे विरोध करने की संभावना उभर रही है अंतरराष्ट्रीय तौर पर। एक्चुअली जो चीन के ऑफिशियल्स हैं वो रिलक्टेंट रहे होंगे, संकोची रहे होंगे अपने नेतृत्व को ये बताने में कि अंदर ही अंदर आसियान के अनेक देश चीन का विरोध करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। देयर सक्सेस इन प्रिवेंटिंग, चीन जो है कुल मिलाकर के इतने से ही संतुष्ट हो गया होगा और अपने बारे में उसने एक गलतफहमी पाल ली होगी कि जिस प्रकार से आसियान के देशों को उसने विभाजित करके अपने खिलाफ खुलकर के विरोध करने से रोकता रहा है वो आसियान को कूटनीति अपनाकर, तो वो भविष्य में भी इसी प्रकार से अपना प्रभाव जमाए रखेगा। परंतु जो आसियान के देशों ने इंडिविजुअल कैपेसिटी में अलग अलग क्षमताओं में अलग अलग देशों के रूप में चीन की आलोचनाएं की हैं, 8 देशों ने उसकी खुलकर आलोचना की है, इससे चीन को सबक लेना चाहिए। इट इज अनलाइकली दैट चाइना विल डेसिस्ट फ्रॉम इट्स हार्ड पावर प्रोजेक्शन। ये तो बहुत इसकी उम्मीद नहीं है कि चीन अपनी हार्ड पावर प्रोजेक्शन वाली जो नीतियां हैं, एक हार्ड स्टेट के रूप में जो उसकी पुरानी
फितरत है उसको छोड़ देगा, ऐसा तो संभावना बहुत कम है। लेकिन फिर भी वेदर और नॉट चाइना प्रोवोक्स फर्दर, फिर भी अपना विरोध अपने मतलब चीन का खुलकर विरोध करने वाले देशों को सबक सिखाने की कोई रणनीति चीन अपनाता है या नहीं, निकट भविष्य में अपनाता है या कितने दिनों बाद अपनाता है, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि ये जो अमेरिका में सत्ता परिवर्तन है उसका ऊंट किस करवट बैठता है, वहां पर डेमोक्रेट्स की सत्ता आती है या रिपब्लिकन्स की सत्ता आती है, और वो फिलीपींस जैसे देशों के साथ अपने जो डिफेंस की ट्रीटीज हैं, डिफेंस के समझौतों को कितना महत्ता देते हैं, अमेरिका की नई सत्ता जो है फिलीपींस का कितना खुलकर समर्थन और किस सीमा तक समर्थन कर पाती है, इस बात पर निर्भर करेगा कि चीन आगे क्या रणनीति अपनाएगा इस क्षेत्र में। और इसके अलावा चाइना का अंतर्राष्ट्रीय महत्व इस बारे में इसलिए भी समझा जाता है, चीन एक अंतर्राष्ट्रीय तौर पर महत्वपूर्ण देश इसलिए भी है कि जो 2007-8 का अंतर्राष्ट्रीय संकट था उसमें चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था की प्रगति बनाए रखी थी, और इस कारण से वैश्विक अर्थव्यवस्था एक बहुत गहरे संकट में जाने से काफी हद तक सुरक्षा हुई थी वैश्विक अर्थव्यवस्था की। एक्चुअली ये जो चीन का हिचकिचाहट भरा इस समय रुझान है, चीन इस समय बहुत खुलकर के विरोध नहीं कर रहा है, एक दोहरी नीति पर काम कर रहा है। तो ये जो हिचकिचाहट भरा वक्तव्य है चीन का, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि सत्ता परिवर्तन अमेरिका में किस प्रकार से होता है, परंतु फिर भी साउथ चाइना सी में जो ये झगड़ा है ये ना तो चीन के पक्ष में है, ना ये मतलब ना तो चीन को इससे कोई फायदा होगा, ना साउथ चाइना सी के जो पड़ोसी देश हैं उनको कोई इससे फायदा होगा झगड़ने से, और भारत को भी इससे कोई फायदा नहीं होगा। ये हमारा पूरा आर्टिकल यहाँ पे कंक्लूड होता है। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।